नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन कल से मतलब खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 150 से 150 से हम आपको कहानी सुना रहे हैं पटना के बहुत ही खूंखार गैंगस्टर गुड्डू शर्मा की, जिसका असली नाम जयप्रकाश शर्मा था। 2002 से 2005 का वो दौर सबसे खतरनाक था पटना का, जब इस गुड्डू शर्मा ने पूरे पटना को कपा रखा था। कहा यह जाता है कि जिस व्यापारी को डीजीपी सीधे तौर पर जानते थे उसे भी यह नहीं बख्शता था, रंगदारी लेकर ही मानता था। हत्याएं की, बमबाजी की, एक साथ 40-40 दुकानों में इसकी रंगदारी चलती थी। और फिर यह इतना बेलगाम हो गया, बेखौफ हो गया कि उसने पटना में 26 सितंबर 2005 को AK-47 से 2 बड़ी हत्याएं कर दी। राजेश्वर नर्सिंग होम के पास रिलायंस के ठेकेदार और इंजीनियर को मार डाला। तब तक पटना में सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन आ चुके थे और कुंदन कृष्णन ने यह मान लिया था कि अब इस गुड्डू शर्मा का खात्मा करना ही होगा। पर यह किसी से नहीं डरता था, पुलिस वालों को धमका देता था। पटना पुलिस तकनीक में बहुत पारंगत नहीं थी। मोबाइल प्रोवाइडर जो कंपनियां थी वो नंबर्स को ऑब्जर्वेशन में लेने नहीं देती थी। पर कुंदन कृष्णन ने भी जिद पाल रखी और जब 26 सितंबर को इसने हत्या की रिलायंस के ठेकेदार रवि रंजन और इंजीनियर संजीव कुमार को, तो रवि रंजन के बड़े भाई रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जो आज की तारीख में जेडीयू के नेता हैं, बड़े ठेकेदार भी हैं, ने भी ठान लिया कि अब इसे तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे जहां मिले पुलिस का साथ देंगे और इसका खात्मा कराएंगे। गोयल की हत्या इसने कर दी थी, आपको पता है। मैंने पिछले ही एपिसोड में बताया, शहर के जाने माने व्यवसायी थे और हत्या तब की जब वो एक डेंटिस्ट के यहाँ अपनी दांतों को दिखाने गए थे। पता नहीं मुखबिर से कैसे सूचना मिल गई थी। कुंदन कृष्णन ने जब जिद पाली, जब पीछा शुरू हुआ, तो ये मालूम हुआ कि ये जो रंगदारी वसूल रहा है, डरे हुए और सहमे हुए व्यापारी रंगदारी देने को मजबूर हैं। आखिर पैसा जाता कहाँ है इसका? मैंने कल भी बताया था कि इसने अपराध की दुनिया में चहलकदमी ही पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर हॉस्टल से की थी। तो सैदपुर हॉस्टल इसका सबसे बड़ा ठिकाना था। वहां सीआरपीएफ कैंप है पास में, वहां भी यह रात को जाकर सो जाया करता था। तो सैदपुर हॉस्टल के भीतर से कोई बड़ा सुराग मिलता, यह बात तय थी। मैंने आपको बताया कि यह ऐसा भी करता था कि जिस दुकान से रंगदारी इसने ले ली, वहां भी दूसरे दुकानदार से पैसा जमा कराया करता था। पर अब जो इसकी नई चाल थी या नया ठिकाना था, मालूम यह हुआ कि सैदपुर हॉस्टल के पास एक कपड़ा आयरन करने वाला धोबी है, वहीं इसका पैसा जमा होता है। व्यापारी से वहीं पैसा मंगवाया जाता है। पुलिस फोन नहीं सुन पा रही थी, लेकिन कुछ कुछ सुराग तो मिल रहे थे। तो 1 अक्टूबर 2005 को पुलिस सैदपुर हॉस्टल के पास कपड़ा आयरन करने वाले उस धोबी के पास पहुंच गई। धोबी ने पुलिस को देखा तो सन्न रह गई। पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि हां, पैसा यहां जमा होता है। फिर सवाल यह पूछा गया कि यह पैसा जो जमा होता है वो पैसा जाता कहां है, आखिर में ये गुड्डू शर्मा तक पहुंचता कैसे है।
पुलिस को कड़ी जोड़नी थी। तो मालूम हुआ कि पास में एक किराना दुकानदार है, वहां गुड्डू शर्मा के गुर्गे बैठे होते हैं जब पैसा देने कोई आता है, और वो देख रहा होता है कि धोबी के पास पैसा आया तो आगे पीछे कोई था तो नहीं, और जब पैसा देकर चला जाता है शांति हो जाती है, खामोशी हो जाती है, तो वह व्यक्ति आता है और पैसा लेकर चला जाता है। अब पुलिस ने उस किराना दुकानदार से पूछताछ की। किराना दुकानदार के भेजे में पिस्टल सटाया गया, तो उसने एक अपराधी का नाम उगला जिसका नाम था दीपक, गुड्डू शर्मा के गैंग का, जो रिसीवर था। इस दीपक का नाम पहले भी पुलिस ने गुड्डू शर्मा के एक गुर्गी को गिरफ्तार कर जाना था जिसका नाम था नंदन। तो नंदन से दीपक की पहचान पहले से स्पष्ट थी और अब दीपक का नाम दोबारा आ गया। संयोग देखिए, दीपक पुलिस को मिल भी गया, क्योंकि दीपक को इस बात का अनुमान ही नहीं था, या कहें कि इतना गुमान था कि पुलिस आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बात बात में गुड्डू शर्मा पुलिस को भी धमकाया करता था। मैंने कहा ना, डीजीपी के जानने वाले को भी वह नहीं छोड़ता था। तो जब दीपक हत्थे चढ़ा पुलिस के, तो कई बातें खुली। मालूम हुआ कि गुड्डू शर्मा अब पटना में नहीं है, वह दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली से किस फोन से ऑपरेट कर रहा है इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसने गिरोह के नंबर 2 और 3 का पता बताया, नाम बताया। आलोक नंबर 2 था, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पुलिस ने पूछा कि यह आलोक कहां मिलेगा, या जो इसके गिरोह के जो और दूसरे इंपॉर्टेंट सदस्य हैं जो गुड्डू शर्मा के लिए अभी पटना में कोहराम मचा रखे। यह भी जानकारी मिली कि जो नंबर है रंगदारी का नंबर है, जिससे रंगदारी के लिए कॉल होता है 9835206296, जो सुबह 9 से 10 बजे खुलता था और दोपहर के 12 से 1 बजे खुलता था। इसी से कॉल, इसी से सौदेबाजी। तो मालूम हुआ कि यह फोन भी इन दिनों में आलोक के पास ही है और वही सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। सीडीआर निकालने की कोशिश की गई, सीडीआर से बहुत कुछ नहीं जानकारी मिल रही थी। सीडीआर से बस वो नंबर मिल रहे थे जहां फोन किए जा रहे थे रंगदारी के लिए। तो पुलिस को यह मालूम हुआ कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास फोन गया गुड्डू शर्मा और गुड्डू शर्मा के गिरोह का, लेकिन उसने पुलिस को खबर नहीं की। खेतान मार्केट, लालजी मार्केट, हटुआ मार्केट, चूरी बाजार, नाला रोड, राजेंद्र नगर, वो तो बिल्कुल तबाह ही था। तो दीपक ने यह बताया कि देखिए, आलोक और जो दूसरे गिरोह के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, दीपक ने अपने को सिर्फ रिसीवर बताया। उसका पता एक लड़की बता सकती है जो इस गिरोह की गर्लफ्रेंड है। तो हुआ कि यह गर्लफ्रेंड कौन है? तो उसने बताया कि यह लड़की जो है दिग्घा नासरीगंज की है। उसने नंबर भी बता दिया। तो जो ऑपरेशन गुड्डू में लगी हुई थी पटना पुलिस की स्पेशल टीम, उसने अपने कब्जे में रहे दीपक से कहा कि उस लड़की को, मतलब उस गर्लफ्रेंड को फोन करो। अब इसने पुलिस कब्जे से ही, ये तो बता नहीं सकता था कि हम पकड़े गए हैं, उसने उस लड़की को, उस गर्लफ्रेंड को फोन किया। लेकिन वो भी कितनी चालाक निकली। उसने कहा कि ऐसा है, तुम फोन पर बात मत करो। उसे नहीं पता कि ये जो दीपक है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है। उसने कहा कि ऐसा है कि हम अभी किसी पीसीओ पर जा रहे हैं, पीसीओ से तुम्हें फोन करते हैं, वहीं से तुमसे बात करेंगे। तो इसने कह दिया ठीक है। अब वो पीसीओ पहुंच गई। पुलिस को भी लगा कि पीसीओ से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पीसीओ से उसने फिर से फोन किया दीपक को। दीपक पर वह झल्ला उठी और उसने कहा कि तुम क्यों नहीं किसी पीसीओ से फोन कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मोबाइल से बात मत करो, तुम भी किसी पीसीओ से बात करो। अब ये तो पुलिस के कब्जे में था।
तो इसने कहा कि मैं पीसीओ तलाश रहा हूं, कोई केबिन वाला पीसीओ मिल नहीं रहा है जहां से हम तुमसे बात करें। आपको याद होगा कि उस दौर में जो पीसीओ होते थे, पब्लिक बूथ होते थे, वहां केबिन होते थे। खैर, तो ये पुलिस की चाल थी, पुलिस बातों में उलझाए रखना चाहती थी। पुलिस वहां पीसीओ तक पहुंच गई जहां नासरीगंज से वो लड़की गर्लफ्रेंड फोन कर रही थी। तो अब लड़की भी कब्जे में आ गई। लड़की से यह मालूम हुआ कि हां, आलोक और दूसरे जो हैं वो पटना में ही हैं, लेकिन गुड्डू शर्मा दिल्ली में है। अब दिल्ली में कहां है, यह बड़ा सवाल। दिल्ली से कैसे ऑपरेट कर रहा है, यह भी बड़ा सवाल। तो यह सारी गुत्थम गुत्थी चलती रही, पर उस लड़की ने यह नहीं बताया कि आलोक कहां मिलेगा और गिरोह के दूसरे लोग कहां मिलेंगे। लड़की थी, पुलिस बहुत कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ नंबर्स भले मिल गए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उस जमाने में पटना पुलिस के साथ जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे, सीडीआर के अलावा कहां से कहां फोन किया गया, इसके अलावा बहुत कुछ शेयर करने को तैयार नहीं होते थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर फोन देने को तैयार नहीं होते थे। हां, इस केस में बाद में हुआ, जब रिलायंस कंपनी तैयार हुई, क्योंकि रिलायंस के दोनों फोन का इस्तेमाल हो रहा था। तो दीपक की गिरफ्तारी की खबर या दीपक पकड़ा गया है, इसकी जानकारी गिरोह के दूसरे लोगों को नहीं मालूम हुई, गुड्डू शर्मा को भी नहीं पता चला। तो यह गिरोह तो बाका हुआ था ही। अब अगले दिन क्या हुआ, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि रंगदारी से अब इसके इतने पैसे आ गए थे गुड्डू शर्मा के पास, करोड़ों रुपए इसने जमा कर लिए थे। तो यह अब ठेका में घुसना चाहता था, ठेके पर भी एकाधिकार चाहता था, और इसी ठेके पर एकाधिकार के लिए तो इसने रिलायंस के इंजीनियर और ठेकेदार की हत्या की थी, जिसकी सुपारी दिल्ली की एक कंपनी ने दी थी। तो अगले दिन बीएसएनएल के एक ठेके पर फिर से गुड्डू शर्मा गिरोह पहुंच गया, और पुलिस ने वहां से धीरेन्द्र व एक उसके और साथी को गिरफ्तार किया। धीरेन्द्र की जब गिरफ्तारी हुई तो असली राज खुला। धीरेन्द्र को पुलिस ने कस्टडी में लेकर कहा कि गिरोह के जितने लोग हैं उसको फोन करना शुरू करो, बाकी लोगों को पता नहीं। तो वो फोन करता गया, बुलाता गया कि भाई कब्जा करने आए हैं। इसमें कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, ये गिरफ्तारी हुई। अब इस गिरफ्तारी से यह मालूम हुआ जो नई जानकारी, अब कि दिल्ली में बैठा गुड्डू शर्मा एक नए नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। यह नंबर भी रिलायंस का है, पर इसके साथ ही उसने एयरटेल के भी 2 नंबर ले रखे। तो यह नया नंबर कौन है? तो यह नया नंबर था 9312928195। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 9312928195। जब इस फोन का राज खुला तो इससे यह मालूम हुआ कि इसी फोन से, पहले तो पुलिस को भरोसा नहीं हुआ था, गुड्डू शर्मा ने सच में पटना पुलिस के कई पदाधिकारियों को धमकी दी है कि मेरा पीछा छोड़ो नहीं तो पटना तबाह। तो अब यह बात तय हो गई कि यदि गुड्डू शर्मा को पकड़ना है तो दिल्ली की ओर कूच करना होगा। रिलायंस के ठेकेदार जिनके भाई की हत्या हुई थी, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, तो तैयार ही बैठे थे। वे किसी भी कीमत पर भाई की हत्या में शामिल अपराधियों को कानून के हत्थे चढ़ाना चाहते थे। रिलायंस कंपनी को भी इस बात के लिए कंपेल किया गया कि जो नंबर्स ये अपराधी गिरोह इस्तेमाल कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की अनुमति दीजिए पुलिस को। यदि नहीं देंगे तो फिर बिहार में काम कर पाना संभव नहीं होगा आपके लिए। कंपनी तैयार हो गई, और जब इस नंबर का सर्विलांस, जो दूसरा नंबर जिससे गुड्डू शर्मा दिल्ली से ऑपरेट कर रहा था,
9312928195 का सीरिया निकाला गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। इससे गिरोह की नेटवर्किंग का पता चला, इससे गिरोह के पॉलिटिकल कनेक्शन का पता चला और बहुत सारे नए जो गुर्गे थे उनकी जानकारी मिली। इसी बीच यह हुआ कि दिल्ली पुलिस के एक पदाधिकारी, दिल्ली पुलिस की कोई टीम पटना में किसी दूसरे कांड की तफ्तीश में आई हुई थी। वह कदम कुआं थाना गई थी। बिहार के ही पुलिस इंस्पेक्टर हैं, रहने वाले बिहार के हैं, भागलपुर के, पर दिल्ली पुलिस में है विवेकानंद झा। स्पेशल सेल में रहे हैं, क्राइम ब्रांच में रहे हैं, तब क्राइम ब्रांच में थे। तो कदम कुआं पुलिस वालों ने रोना रोया कि ऐसा ऐसा है। गुड्डू शर्मा की बहुत तस्वीर भी नहीं थी और ये दिल्ली में ही रह रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने भी केस को टेक ओवर करने का फैसला किया, क्योंकि आप देखिएगा दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वह अपने गिरोह के अलावा जो उनके यहां अपराध करते हैं वैसे गिरोहों पर भी नजर रखती है जो देश के दूसरे हिस्सों से आकर दिल्ली में पनाह लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कि यदि ये अधिक दिन पनाह लेंगे तो दिल्ली के लिए सिरदर्द बनेंगे। तो अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी गुड्डू शर्मा की तलाश शुरू कर दी। जब गुड्डू शर्मा की तलाश शुरू हुई तो और भी कई नंबर्स की जानकारी मिली। यदि आपको हम बता दें, 2 नंबर तो मैंने बताया ही आपको, 9835206296, ये तो रंगदारी का नंबर था। ये भी हमने बता दिया 9312928195। अब देखिए गुड्डू शर्मा जिस नंबर का और भी इस्तेमाल कर रहा था उसके नंबर थे 9334255753, 9334255753, 9334288738 और 9835063416। तो ये 5 नंबर आ गए और इस 5 नंबरों के सहारे जब सर्विलांस की शुरुआत हुई, गुड्डू शर्मा अब एक घेरे में घिरता गया। यह स्पष्ट होता गया कि वह दिल्ली में कहां और कैसे मूव कर रहा है, कहां जाता है, कब जाता है। पर दिल्ली पुलिस ने पटना पुलिस को आने का मौका नहीं दिया। हालांकि जिनके भाई की हत्या हुई थी, रिलायंस के ठेकेदार रवि रंजन की हत्या हुई थी, उनके बड़े भाई रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने दिल्ली में कैंप कर लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वह गुड्डू शर्मा को तलाशने लगी थी और उसे हर संभव मदद की दरकार थी। दिल्ली में यह कहां रहता है, कैसे रहता है, यह पता चल गया था, लेकिन अब बारी ऑपरेशन की थी। ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा? गुड्डू शर्मा के खात्मे का समय आ रहा था। पटना में कुंदन कृष्णन सीनियर एसपी, उन्हें भी इस बात की भनक लग गई थी और वे लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में भी थे। पर एक बात और भी हैरत करने वाली जानकारी थी कि जब गुड्डू शर्मा के फोन के सीडीआर निकले तो उसमें कई पुलिस वालों के नंबर भी दिखे, जो पुलिस वाले कभी मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि वह उसको जानते भी हैं। दुकानदारों के नंबर तो थे ही, दुकानदारों के नंबर होने भी स्वाभाविक थे, क्योंकि वहां वो रंगदारी के लिए, धमकी के लिए कॉल कर रहा था। फर्नीचर वालों से पूछिए आप, कदम कुआं के फर्नीचर वालों से नाला रोड में, वो गुड्डू शर्मा की पीड़ा बताएंगे। चश्मा वालों से पूछिए, हथुआ मार्केट और लालजी मार्केट के दुकानदारों से पूछिए। पंजाब रेडियोग्राम को तो इसने बंद ही करा दिया। वो पंजाब रेडियोग्राम जो पटना में
गुलाम भारत से आजाद भारत की यात्रा का 2005 तक का बात था। वहां इसने 3 बार बमबारी की, और एक बात तो तब जब लालू यादव के मूवमेंट को लेकर, वीआईपी मूवमेंट को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। अब विजयादशमी 12 अक्टूबर 2005 को था और गुड्डू शर्मा भी दिल्ली में था। पूजा भी उसने की थी, लेकिन क्राइम ब्रांच भी पीछे लगी थी। खत्म होना था। कैसे खत्म हुआ? खात्मे की रात को क्या हुआ? गिरोह के बाकी सदस्यों का क्या हुआ? संदेह के आधार पर बाद में किसकी हत्या कर दी गई? यह सब आपको बताएंगे, लेकिन कल रात 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध जो हम रोज करते हैं आखिरी में, कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझे कोई परामर्श देना चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अपना नंबर भी लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे, कहानी के बारे में बातें करेंगे। तो आज दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।